हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट या डीएसएसबी या यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना है वो है पर्सनालिटी के 3 पार्ट, जिसको कहा जाता है इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, फ्राइड की थ्योरी के एक महत्वपूर्ण पार्ट है। सिगमंड फ्राइड के बारे में जाने तो सिगमंड फ्राइड एक ऑस्ट्रियन मूल के मनोवैज्ञानिक थे, न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में और क्लिनिकल मेथड के एक्सपर्ट के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो इनका नाम लिया जाता है साइकोएनालिसिस थ्योरी के फाउंडर के रूप में। ईगो एंड सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म और भी बहुत सारी थ्योरीज इन्होंने दी थी, इसलिए साइकोलॉजी के फील्ड में एक महत्वपूर्ण जाना माना नाम है सिगमंड फ्राइड। इसकी थ्योरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में 6 मई 1856 को और इनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1939 को 83 वर्ष की अवस्था में लंदन में। चलें आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्राइड की जो महत्वपूर्ण की थ्योरीज हैं उनके तहत आती है इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जिसके तहत एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है लिबिडो का, जो कि इन्होंने दिया था। साइको सेक्सुअल स्टेजेस हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। टॉक थ्योरी, लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट, ड्रीम एनालिसिस, डिफेंस मैकेनिज्म और लास्ट में हम पढ़ेंगे इनके क्रिटिसिज्म के बारे में, क्योंकि ये इनकी थ्योरी जो है बहुत ही ओपन थ्योरी है। कई लोगों को समझ नहीं आई और उनके कंटेम्प्रेरी जो साइकोलॉजिस्ट थे, उसके अलावा उनके जो शिष्य थे, उन्होंने भी इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आज भी कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी को हम देखते हैं, समझते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया है जिसके बारे में वो हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने साइकी के रूप के बारे में बताया है। साइकी यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में बताया है। तो मानव मस्तिष्क के बारे में देखा जाए तो इन्होंने 3 पार्ट्स बताए हैं मानव मस्तिष्क के: कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर इसकी तुलना उन्होंने एक आइसबर्ग से की गई है। अकॉर्डिंग टू फेराडेज थ्योरी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस हैज़ अ वर्टिकली आर्किटेक्चर दैट कंपोज ऑफ 3 लेवल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो 10% हिस्सा होता है जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो होता है ऊपर, यानी कि जो पानी के अंदर नहीं होता है, और जो बीच का हिस्सा होता है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो लहरों के बीच ऊपर नीचे होता रहता है। और लास्ट वाला हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, जो कि 90% हिस्सा होता है, वो पानी के भीतर होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा मस्तिष्क भी होता है, जो कि हम चेतन अवस्था में देते हैं। कॉन्शियस का मतलब क्या? चेतन अवस्था में। जो चेतना पूर्ण यानी कि जागृत अवस्था में हमारा जो मस्तिष्क रहता है वो केवल 10% रहता है। इसके अलावा अनकॉन्शियस माइंड, जो कि दमित इच्छाओं का घर माना गया है, वो कहलाता है आपका अचेतन मन। और अवचेतन किसे कहते हैं? प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड को। ठीक है, यहाँ पे फेराडे यूज्ड आइसबर्ग किसके लिए यूज़ किया इन्होंने? डिस्क्राइब करने के लिए ह्यूमन माइंड को। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ साथ भी इन्होंने एक और चीज़ बताई है। ह्यूमन माइंड में कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस के अलावा इसकी पर्सनालिटी के 3 हिस्से बताए हैं, जिसके तहत आता है इड। इड वो हिस्सा होता है जिसमें हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जो कि इच्छाएं जुड़ी हुई होती हैं हमारे बेसिक नीड्स से, हमारे सर्वाइवल से, हमारे सेक्सुअल प्लेजर से और हमारी डिज़ायर से जुड़ी हुई होती हैं। ईगो क्या होता है? ईगो होता है सबकॉन्शियस वाला पार्ट, जो कि हमें बताता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सुपर ईगो क्या होता है? ये सुपर ईगो बहुत ही लॉजिकल माइंड होता है, जो कि हमें वह सिर्फ केवल वो चीज़ बताता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं, हमें ये गलत नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों स्थितियाँ हमारे माइंड की होती हैं जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं। तो इड, अगर वो हमें प्लेजर मिलता है उस चीज़ से लेकिन हमारे लिए वो हानिकारक है, तो हमारा जो इड वाला माइंड होता है वो कहता है कि इसको ले लो। ठीक है, और जो हमारा सुपर ईगो वाला माइंड होता है वो बताता है नहीं लो। सपोज उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, आप के घर में कोई डायबिटिक पर्सन है और उसके सामने मिठाई रखी हुई है, तो जो उसका इड वाला पार्ट होगा माइंड का, वो कहेगा मिठाई खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, खाना चाहिए, बहुत अच्छी लगती है, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसका ईगो वाला जो माइंड, सुपर ईगो वाला जो माइंड होगा, वो क्या कहेगा? नहीं, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है, अगर तुम इसको खाते हो तो तुम्हारी हेल्थ के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। लेकिन
इड और सुपर ईगो के बीच में झगड़े में ईगो जो होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, एक पीस खा सकते हो, पूरी खाना नुकसानदायक है लेकिन थोड़ा बहुत खाने में कोई हर्जा नहीं है। तो ईगो क्या करता है, इड और सुपर ईगो के बीच का काम करता है, जो कि उसे बताता है कि चलो थोड़ा सा हम कर सकते हैं, इसको हम इतना करने में कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, चले हम इड को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल अवर most basic urge. This part of the personality is entirely unconscious and serves as the source of limiting energy. अब यहाँ limiting energy से की जो बात है इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। इड जो होता है वो क्या होता है, सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है कि मुझे सुख चाहिए, किसी भी काम में अगर उसे प्लेजर मिल रहा है तो उसे वो चाहिए। अगर आपको चॉकलेट खाना अच्छा लगता है तो चॉकलेट खाने में आपको प्लेजर मिल रहा है तो आपको खाना है। उस इड ये नहीं सोचता इसके आगे के सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, लेकिन उसे जिस चीज़ में भी अच्छा लगता है, सुख मिलता है, उसको करने की मांग वो करता है। तो ये कहलाता है इड। ठीक है, अब यहाँ पर इड के जो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं इरोज एंड थैनाटोस। अब इरोज और थैनाटोस जो होता है वो क्या होता है, ये जुड़े हुए होते हैं हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट से। इरोज जो होता है वो लाइफ इंस्टिंक्ट्स का पार्ट होता है। The life instincts are those that related to basic needs like survival, reproduction and pleasure. ठीक है, they include such thing as the needs for food, shelter, love and sex. अब यहाँ पर जो इरोज है वो लाइफ की इंस्टिंक्ट्स को बढ़ाता है हमारी, जिसमें हमारा आ जाता है कि हमें सर्वाइवल के लिए काम करना है, सर्वाइवल चाहिए, हमें रिप्रोडक्शन चाहिए, उसके कारण से हमें सेक्स चाहिए, फूड चाहिए, लव चाहिए। ये बात करता है किसके बारे में, लाइफ इंस्टिंक्ट्स के बारे में। साइमल्टेनियसली यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है, एक आता है डेथ इंस्टिंक्ट्स जो कहलाता है थैनाटोस। उसके बारे में कहा गया है, ही ऑल्सो सजेस्ट दैट ह्यूमन हैव अनकॉन्शियस विश फॉर डेथ विच इज़ रेफर्ड टू एज डेथ इंस्टिंक्ट्स, जिसको कहा जाता है थैनाटोस। अब यहाँ पर क्या है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ही बिलीव्ड वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ डेथ ड्राइव। हाउएवर ही बिलीव्ड दैट These death instincts were largely tempered by life instincts. यहाँ पर जो life instincts से टेम्पर की जाती हैं क्या, डेथ इंस्टिंक्ट्स। अब यहाँ पर अगर हमारी कुछ नीड्स हैं और जो फुलफ़िल हो गई हैं तो भी अच्छी बात नहीं है, और अगर फुलफ़िल नहीं हुई हैं तो भी अच्छी बात नहीं है। अगर दोनों ही स्थितियों होती हैं हमारी लाइफ में तो एक फिक्सेशन वाले कॉन्सेप्ट पर हम पहुँच जाते हैं। अगर आपकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हुई हैं तो आप प्रॉब्लम में आएंगे, आगे जाकर आपकी जीवन में वो सारी ही चीज़ें आपको अनकॉन्शियस लेवल पर परेशान करती रहेंगी। और अगर ओवर फुलफिल्ड हो गई हैं तो भी आप आगे जाकर परेशान होंगे, क्योंकि आपकी डिज़ायर्स और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो कहाँ पर होना चाहिए स्थिति, बैलेंस में होना चाहिए कि नीड्स ना ही तो बहुत हद तक फुलफिल हो जाएं और ना ही बिल्कुल भी फुलफिल ना हो। ठीक है, यानी कि जस्ट लाइक शेल्टर, लव, सेक्स, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन अगर हम ओवर फुलफिल हो गए इससे तो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिबिडो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो लिबिडो एक शब्द है जिसको वैसे तो सेक्सुअल अर्ज के रूप में माना जाता है, पर यहाँ पर मनोविश्लेषण में क्या कहा गया है, लिबिडो शब्द आमतौर पर उल्लेख किया जाता है एक तरह के प्रभाव या भावना का विशेष ड्राइव है जिसका संबंध इड से जुड़ा हुआ होता है, जो कि मनुष्य की नर्व्स यानी कि इरोज को इन वर्गों और आवेगों में अलग अलग प्रकार से जोड़ता है। एक बार इरोज में जोड़ता है, एक बार थैनाटोस में जोड़ा जाता है। लिबिडो इज द टर्म यूज्ड साइकोएनालिटिक थ्योरी इज डिस्क्राइब द एनर्जी क्रिएटेड बाय द सर्वाइवल ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स। यहाँ पर जब हमारी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो टर्म यूज़ किया गया है वो कहलाता है लिबिडो। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, द लिबिडो इज द पार्ट ऑफ इड एंड इज द ड्राइविंग force of all behavior, while the term libido has taken on an overtly sexual meaning in the today's world. ठीक है, यहाँ पर बात की गई है मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं उसके जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो कहीं
अलग अलग तरीके से वो फुलफ़िल करने की कोशिश करता है और उसी एक चीज़ को कहा गया है लिबिडो। ठीक है, बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक वो अलग अलग तरह से अपने सेक्सुअल अर्ज को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसी को उसका जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो कहाँ से मिलता है, उसे लिबिडो से मिलता है। ठीक है, अब ईगो की बात समझ लेते हैं। द ईगो इज़ द component of personality that is charged with dealing with reality and help ensure that demands of the id are satisfied in ways that are realistic, safe and socially acceptable. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आ गई ना, जो मैंने आपको बताया कि इड क्या कहता है, कोई भी डिज़ायर की बात करने लगता है, उसे कुछ भी भाता है, दिमाग उसके मन उसके नज़रों में कुछ भी आता है, उसके ऊपर उसकी डिज़ायर्स जाती हैं। तो ईगो क्या बताता है, ईगो बताता है कि नहीं, ये डिज़ायर्स आपकी फुलफ़िल नहीं हो सकती हैं क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए इसकी तरफ आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो ईगो क्या कर देता है, हमें वास्तविकता पर आधारित चीज़ों को बताता है। इसमें जो इसका जो मेन पार्ट है वो किससे पर जुड़ा हुआ होता है, सबकॉन्शियस से जुड़ा होता है, यानी कि अर्धचेतन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें हमें ज्ञान होता है कि उचित और अनुचित क्या है, क्या हमें करना चाहिए और क्या हम नहीं करना चाहिए। अगर ईगो ना हो तो इड तो हमें कहीं पर भी जो भी उसे चाहिए उसकी तरफ पहुंच जाएगा, ना ही तो वो उचित जानेगा ना ही अनुचित जानेगा। करने योग्य चीज़ें होंगी तो भी करेगा, नहीं करने योग्य होंगी तो भी करेगा। ठीक है, तो ईगो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है जो कि बताता है इड को कि सेक्सुअल डिज़ायर्स या फिर सेक्सुअल प्लेजर को हमेशा ही आप फुलफ़िल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो का आदर्शवादी सिद्धांत होता है। ये इड और ईगो दोनों को ही नियंत्रित करता है। इसे पूरी तरह सामाजिकता एवं नैतिकता पर आधारित होता है। ये चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है और ये इसकी प्रवृत्ति देवत्व होती है। ठीक है, द सुपर ईगो इज द पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी दैट्स होल्ड ऑल द इंटरलाइज्ड मॉरल and standard that we acquire from our parents, family and society at large। ठीक है, तो ईगो सुपर ईगो की बात क्या हो गई, हर मनुष्य में ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। इड भी होता है, ईगो भी होता है, सुपर ईगो भी होता है। इड वो मन है जो आपको हमेशा किसी ना किसी चीज़ को पाने के लिए प्रेरित करता रहता है, डिज़ायर डालता रहता है, वो नहीं सोचता है सही क्या है गलत क्या है। ईगो क्या करता है, उसको बताता है कि नहीं ये आप नहीं करो क्योंकि इसमें खतरा है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन सुपर ईगो का जो पार्ट होता है वो पूरी तरीके से आइडियलिस्टिक होता है, वो केवल सही बात को ही बताता है कि यही सत्य है, यही करना चाहिए। जब भी हम कभी किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम झूठ का रास्ता लेकर निकल जाएं और सेफ हो जाएं, तो वो कौन सा पार्ट होता है, इड का पार्ट होता है। सुपर ईगो क्या बोलता है, नहीं ये काम गलत है, आपने गलती करी है इसलिए आप सत्य बोलिए और आप उससे जो भी आपको पनिशमेंट मिल रही है उसे अपनाइए। लेकिन ईगो क्या करता है कि चलो बीच का रास्ता निकालते हैं, ना ही तो पनिशमेंट मिले और ना ही हम कुछ गलत रास्ते पर निकले। तो ईगो क्या बताएगा आपको, सही बीच में क्या किस तरह से हम निकल सकते हैं दोनों को की ज़रूरतों को फुलफ़िल करते हुए, ये ईगो का पार्ट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों ही चीज़ें हमारे दिमाग के अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है, तीनों ही चीज़ें हमारे माइंड में पाई जाती हैं। ठीक है, अब आ जाता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में जो इन्होंने बताया है वो क्या है, 5 स्टेजेस बताई हैं। एक है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज और जेनाइटल स्टेज। चलिए हम आगे इसमें पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो लिबिडो का कॉन्सेप्ट है ना, वो लिबिडो का कॉन्सेप्ट देखिए तो फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारी ओरल स्टेज, इसमें जो लिबिडो होता है वो कहाँ पर वर्क करता है, ये वर्क करता है एनर्जी जो होती है वो फोर्स होती है किससे, माउथ से। एनल स्टेज में कहाँ से फोर्स होती है, एनस से, मतलब कि जो हमारे निकालने वाले पार्ट्स होते हैं जिससे हम पॉटी और सुसु करते हैं, उन पार्ट से हमारी ये डिज़ायर्स फुलफ़िल होती हैं। फैलिक स्टेजेस जो होती हैं वो होती हैं हमारी पेनिस पे होती हैं या फिर हमारे सेक्सुअल एरियाज़ जो होते हैं उन पर फोकस होता है। और उसके बाद में इसी तरीके से
लेटेंट स्टेज में हमारा पेरेंट्स पर जो इंटरेस्ट होता है उस पर ये स्टेजेस काम करती हैं। जेनाइटल स्टेजेस जो होती हैं वो हमारी पूरी एनर्जी फिर फोकस हो जाती है हमारी जेनाइटल्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर ओरल, एनल, फेनल और लेटेंट जेनाइटल स्टेजेस हैं। अब यहाँ पर देखिए पहली 2 स्टेजेस में हमारा क्या डेवलप होता है, ईगो डेवलप होता है। आखिरी की 3 स्टेजेस में हमारा सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। अगर ये ईगो सुपर ईगो ना हो तो चूंकि हर चीज़ हमारी सेक्शुअल डिज़ायर से जुड़ी हुई है तो हम बहुत ही गलत काम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे, सॉरी सिगमंड फ्राइड, है ना, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। अब सिगमंड फ्राइड के अनुसार ये जो हमारी स्टेजेस हैं इनको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये स्टेजेस काफ़ी बड़ी हैं, समझने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर मैंने इसी वीडियो में समझाया काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये वीडियो में आपको जो भी स्टेजेस हैं वो पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में केवल इतना ही, आज हमने ईगो, सुपर ईगो और इनके बारे में समझा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी स्टेजेस के बारे में और बहुत अच्छे से हम क्लियरली इस स्टेजेस को समझेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेजेस को समझना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।